जाना। गीता के पिताजी की तबीयत काफी खराब हो गई थी और उनके घर में वही इकलौते कमाने वाले थे। उनकी तबीयत खराब होने के कारण घर की जिम्मेदारी गीता पर आ गई। गीता पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए दूसरों के घरों में काम करने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। वो सुबह सुबह कई लोगों के घर में गई, लेकिन कहीं उसे काम नहीं मिला। तभी गीता गाँव की सबसे अमीर औरत निर्मला के पास गई। अगर आपको किसी काम वाली की जरूरत हो तो बताइएगा, मुझे इस समय काम की बहुत जरूरत है। वैसे मुझे तो अभी काम वाली की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक सहेली है, उसे काम वाली की जरूरत है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रहती, पास के गांव में रहती है। तुम बिलासपुर चली जाओ तो तुम्हें काम मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। गीता ने अपने घर पर बताया कि उसे दूसरे गांव में काम के लिए जाना पड़ेगा, तो उसके माता पिता ने उसे काम करने से मना कर दिया। माँ, तुम समझने की कोशिश करो, इतनी मुश्किल से मुझे काम मिला है। अगर मैं वहाँ पर नहीं गई तो फिर कहीं और काम नहीं मिलेगा। पिताजी का इलाज भी करवाना है और घर का खर्चा भी चलाना है। प्लीज मान जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और रोज हमें फोन करना। कोई भी दिक्कत लगे तो घर वापस आ जाना। गीता अपने कुछ कपड़े और सामान बांधकर दूसरे गांव चली जाती है, जहां निर्मला देवी की सहेली सुनीता रहती थी। सुनीता का घर बहुत ही बड़ा था। निर्मला ने पहले ही सुनीता से गीता के बारे में बात कर ली थी, तो सुनीता ने गीता को तुरंत ही काम पर रख लिया। देखो, निर्मला ने तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन मुझे काम में कोई भी शिकायत नहीं चाहिए। काम में अगर मुझे जरा सी भी गड़बड़ी लगी तो उसी वक्त काम से निकाल दूंगी। हाँ। नहीं नहीं मालकिन, आपको काम में कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल अच्छे से अपना काम करूंगी। गीता उसी दिन से अपना काम करना शुरू कर देती है। सुनीता उसे वहाँ पर रहने के लिए एक सर्वेंट क्वार्टर दे देती है, जो एक छोटा सा कमरा था और उसी के अंदर वॉशरूम और किचन भी था। उसी रूम में गीता के साथ वहाँ पर काम करने वाली एक और लड़की रहती थी, जिसका नाम आस्था था। गीता अगली सुबह घर में पोछा लगाने का काम कर रही थी, तभी सुनीता के बेटे की नजर गीता पर पड़ी। अरे वाह, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। इतनी सुंदर लड़की को इस तरह मेरे घर में पोछा लगाते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ। आर्यन की बात सुनकर गीता का मन घबरा जाता है और वो उसे बिना कुछ बोले वहाँ से भागती हुई सीधा किचन में चली जाती है। तभी सुनीता वहाँ पर आती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो गीता? मैंने तुम्हें पोछा लगाने के लिए कहा था ना, तो फिर तुम किचन में क्या कर रही हो? बाहर का फर्श पूरा गंदा है, जाओ जाकर पोछा लगाओ। जी मालकिन। गीता बाहर पोछा लगाने जाती है तो फिर से सुनीता का बेटा आर्यन वहाँ पर आ जाता है और गीता को देखते हुए मुस्कुराने लगता है। देखो, अब तुम मेरे घर में काम करने आई हो तो मुझसे बच तो नहीं पाओगी। अब से मैं हर समय तुम्हारे इर्द गिर्द रहूंगा। मालकिन का बेटा आर्यन हर समय गीता के इर्द गिर्द घूमता रहता और जानबूझकर उसे परेशान करने की कोशिश करता। गीता रात को आस्था के साथ अपने सर्वेंट क्वार्टर में सो रही थी। तभी उसके दरवाजे को किसी ने खटखटाया। दरवाजा खटखटाने से उन दोनों की नींद टूट गई। इतनी रात गए यहाँ पर कौन आया? कहीं कोई भूत तो नहीं है? अरे शायद मालकिन तो नहीं, क्या पता घर पर कोई मेहमान आ गया हो। अच्छा रुको, मैं देख कर आती हूँ। आस्था दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने आर्यन खड़ा था। आर्यन सर, आप इतनी रात को यहाँ पर, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ, वो मुझे गीता से कुछ काम था, उसे बुला दो। आस्था गीता को बुला कर लाती है। आर्यन गीता के हाथ में एक बैग देता है। इसमें तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस है, उसे पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना है। क्या? देखिए, मुझे किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाना और प्लीज आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ, मुझे काम करने दीजिए मेरा। मैं जो कह रहा हूँ ना, उसे चुपचाप सुनो, वरना माँ से कहकर तुम्हें 1 मिनट में काम से निकलवा दूंगा। अगर यहाँ पर काम करना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। अब जाओ और ये ड्रेस पहनकर अच्छी तरह तैयार होकर आओ। गीता के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। उसके पिता का इलाज चल रहा था, इसलिए उसे घर पर पैसे भेजने बहुत उसकी मजबूरी थी, इसलिए उसे वो ड्रेस पहनकर आर्यन के साथ पार्टी में जाना पड़ा। पार्टी में बहुत अजीब तरह के लोग आए हुए थे, जो गीता का मजाक उड़ा रहे थे और उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे। ये आप मुझे कहाँ पर लेकर आ गए? आप मुझे अपने साथ अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आए और यहाँ पर ये सब मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। आप इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? अरे ये लड़की तो बहुत बोलती है, तुम्हारी बातें सुनकर लगता नहीं है कि तुम इनके घर की नौकरानी हो। अच्छा चलो, तुम मेरे साथ डांस करो, उसके बदले मैं तुम्हें पूरे 5,000 रुपए दूंगा। उन लोगों की बदतमीजी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, इसलिए गीता वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है और सीधे आस्था को फोन करती है। आस्था, तुम्हें पता है क्या यहाँ से घर आने के लिए कोई रिक्शा या बस मिलती हो? यहाँ पर बहुत अजीब तरह के लोग हैं, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। इतनी रात को तो वहाँ पर रिक्शा नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ 12 बजे एक बस आती है, तुम उसमें बैठकर आ सकती हो। लेकिन अगर वो बस निकल गई तो फिर सुबह तक कोई बस नहीं आएगी। गीता वहाँ पर खड़ी होकर बस का इंतजार करने लगती है। तभी आर्यन गुस्से में बाहर आता है और गीता के ऊपर चिल्लाने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ से इस तरह बाहर आने की? सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी तुमने। अब देखना, कल माँ से कहकर तुम्हें काम से निकलवा दूंगा। आपको जो करना हो कर लीजिएगा। मैं आपके घर पर काम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गुलाम हूँ और आपका जो मन करेगा आप वो करोगे। हटिए, जाने दीजिए मुझे। आर्यन बहुत ही बदतमीज किस्म का लड़का था। गीता की बात से उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का देने लगता है। तभी 12 बजे वाली बस वहाँ से गुजरती है और आर्यन के धक्का देने की वजह से गीता बस के नीचे आ जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। आर्यन तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है और किसी को पता नहीं लगता कि गीता की मौत आर्यन की वजह से हुई है। तभी कुछ रात बाद आर्यन को अपने कमरे में किसी की आवाज आती है। वो आंखें खोलकर देखता है तो एक चुड़ैल उसके सामने वही ड्रेस पहनकर खड़ी थी जो वो गीता के लिए लेकर आया था। आर्यन सर, आप मेरे लिए ये ड्रेस लेकर आए थे ना? चलिए हम दोनों पार्टी में चलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? पक्का मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। आर्यन नींद में बड़बड़ा रहा था।
तभी चुड़ैल उसके चेहरे पर एक जोरदार चाटा मारती है और आर्यन पूरी तरह होश में आ जाता है। तू कोई सपना नहीं देख रहा, तेरी वजह से मैं इतनी बेरहमी से मारी गई। मेरे पिताजी का इलाज बीच में रुक गया और तो और मेरे घर वालों को पता भी नहीं है कि मैं तेरी वजह से मरी हूँ। आराम से काम कर रही थी यहाँ पर, लेकिन तेरी वजह से मैं आज एक चुड़ैल बन गई और अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं गीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो। अच्छा, अगर तू चाहता है मैं तुझे माफ कर दूं तो मेरे घर जाकर मेरी माँ को मेरे पिताजी के इलाज के पैसे देकर आ और सबको बता कि मेरी जान तेरी वजह से गई है। हाँ, लेकिन अगर मैंने सबको ये बता दिया तो सब मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे पिताजी का इलाज अच्छी तरह कराऊंगा और हर महीने उन्हें पैसे भी दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो याद रखना कि मैं एक चुड़ैल हूँ और किसी भी समय तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। आर्यन चुड़ैल की बातों से बहुत डर चुका था, इसलिए वो अगले ही दिन खूब सारे पैसे लेकर गीता के घर पहुंचता है और उसकी माँ के हाथ में पैसे देते हुए कहता है, आंटी, आपकी बेटी गीता बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो हमारे यहाँ काम करती थी, लेकिन उस हादसे में उसकी मौत हो गई। वो अपने पिता का इलाज करवाना चाहती थी। देखिए, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन गीता की तरफ से उसके पिताजी का इलाज करवाना चाहता हूँ। आप ये पैसे रख लीजिए और इन पैसों से उनका इलाज करवाना, तो गीता की आत्मा को खुशी होगी। गीता की चुड़ैल भी उस समय वहाँ पर मौजूद थी। जब वो आर्यन को अपने माता पिता को इलाज के लिए पैसे देते हुए देखती है तो उसे माफ कर देती है। आर्यन वापस अपने घर आने के लिए निकल जाता है, लेकिन घर आते हुए रास्ते में उसकी गाड़ी जब रोड से निकल रही थी तो सामने से आ रही एक बस से उसकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है और वो बुरी तरह कुचलकर मारा जाता है। गीता की चुड़ैल ने तो भले ही आर्यन को माफ कर दिया हो, लेकिन शायद भगवान ने आर्यन को माफ नहीं किया था, इसलिए उसने जैसा गीता के साथ किया